नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हिंदी व्याकरण का जो क्रम है वो चल रहा है और उसी क्रम में आज हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे और सर्वनाम के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं और क्या क्या गलतियां होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें कि सर्वनाम से एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि सर्वनाम के कई भेद होते हैं, तो उन भेदों के बारे में पूछा जा सकता है और कोई भी सर्वनाम देकर के ये पूछा जा सकता है कि ये निम्न में से किस भेद का उदाहरण है। ठीक है, या कोई वाक्य दे देगा, उसमें ये पूछ सकता है कि ये निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, छांटने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम जो है वो क्या होता है। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है। अगर हम सर्वनाम की बात करें तो अगर हम कोई वाक्य लिखते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो उसमें जो है संज्ञा का एक बार हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद उस संज्ञा का प्रयोग ना करके उस संज्ञा के जगह पे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सर्वनाम है वो किसी संज्ञा के जगह पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को या जगह के स्थान के आने वाले शब्दों को या किसी भी जो भी संज्ञा होती है, मैंने संज्ञा पढ़ाया है आप सभी को, जिसने ना देखा हो वो जाकर के वीडियो लिस्ट में देख सकता है। तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है उसी को हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सर्वनाम के जैसे हम अगर कोई एग्जाम्पल ले लें कि तृषा ने कहा मैं मिठाई लूंगी। ये वाक्य है, तृष्णा ने कहा मैं मिठाई लूंगी। ठीक है, यहां पे तृष्णा जो है ये संज्ञा है जो कि इस लाइन में एक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इसी के जगह पे इसी को दर्शाने के लिए इस मैं शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये जो है एक सर्वनाम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक संज्ञा के जगह पे प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। शालू ने संध्या से कहा कि वह नहीं पढ़ेगी। ठीक है, ये वाक्य है, सालू ने संध्या से कहा कि वह नहीं पढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे दो संज्ञा यूज हुआ है, सालू और संध्या। ठीक है, सालू ने संध्या से कहा, तो वह जो ये सर्वनाम है ये किसके जगह पे प्रयोग हुआ है? ये सालू के जगह पे प्रयोग हुआ है। ठीक है, सालू के जगह पे वह शब्द का यानी कि ये सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आइए जानते हैं इस सर्वनाम के भेद के बारे में कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। देखिए, हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मैटर पे हम लोग को बहुत डीप नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमें इसमें ग्रेजुएट या पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना भी इंपॉर्टेंट होगा, जो भी महत्वपूर्ण होगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। बहुत ज़्यादा अनर्गल चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सर्वनाम के प्रकार की बात करेंगे। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम जो है 6 प्रकार का होता है। ठीक है, सर्वनाम को 6 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठवां है जो अंतिम है वो है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सबके आगे सर्वनाम लगा लेंगे आप लोग।
सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं या सर्वनाम को कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो वो उसका आंसर क्या है, वो है 6। ठीक है, या इनमें से दे सकता है, ये इन ऑप्शंस को रख सकता है, उसके साथ कोई एक अदर ऑप्शन रख देगा। ये पूछ सकता है कि निम्न में से सर्वनाम का भेद नहीं, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। इसलिए जो ये भेद हैं, जो 6 भेद हैं, इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये भी पूछा जा चुका है इनके भेद के बारे में भी। ठीक है, सबसे पहला क्या है, पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। ठीक है, यानी कि कुल 6 प्रकार हैं सर्वनाम के। ठीक है, फिर इसको हम अलग अलग अच्छे तरीके से एक एक जो भी प्रकार है सबको पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आसानी से इसमें भेद करना हम लोग सीख सकें। ठीक है, पहला कौन सा है, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा के बारे में देखें अगर, तो जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए, ठीक है, जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुष का मतलब सिर्फ मेल से नहीं है, ठीक है, किसी जेंडर से नहीं है, वो जो मानव प्रजाति है उसके लिए इसका प्रयोग हुआ है पुरुष शब्द का। ठीक है, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग हम लोग किसी भी पुरुष के लिए करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, वैसे इसमें क्या क्या प्रयोग होता है, जैसे मैं, वह, तुम। आप देख सकते हैं जो तीनों शब्द हैं, मैं, वह, तुम, या इसके इस प्रकार के कई अन्य भी शब्द हैं भी। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं ये किसी ना किसी पुरुष के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है, किसी मानव के लिए ही प्रयोग किया जाता है, किसी वस्तु के लिए या किसी स्थान के लिए या किसी अन्य चीज के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी पुरुष के लिए ही किया जाएगा। ठीक है, ऐसे अब इसके 3 प्रकार और हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहले है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या है कि बात कहने वाले को, ठीक है, यानी कि अगर हम कोई बात छेड़े तो उसमें 3 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, एक जो बात कहता है, एक जो बात सुनता है, और एक जिसके बारे में थर्ड पर्सन के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो जो पहला होता है उत्तम पुरुष जिसको हम कहते हैं, वो उत्तम पुरुष कौन होता है, जो बात कह रहा होता है। ठीक है, किसी बात के कहने वाले को हम उत्तम पुरुष की संज्ञा में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे मैं, हम। ठीक है, ये जो है इसके एग्जाम्पल है उत्तम पुरुष के। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि मैं जो है ये किस पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, या किस सर्वनाम का उदाहरण है, ये पूछा जा सकता है। तो मैं या हम, जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं उसे हम उत्तम पुरुष के संज्ञा, उत्तर पुरुष के उसमें रखते हैं। ठीक है, दूसरा जो है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है, जिससे बात कही जाए। ठीक है, यानी कि हमने बताया अभी 2 लोग बात कर रहे हो तो एक बात बोलता है और एक बात सुनता है, और तीसरा जो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। तो जो बात सुनने वाला होता है उसे हम मध्यम पुरुष की संज्ञा देते हैं। ठीक है, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इसमें है तू, तुम या आप। ये क्या है, ये मध्यम पुरुष का है। ठीक है, यानी कि जिससे बात की जा रही हो, ठीक है, जिससे बात कही जा रही हो उसके लिए जो सर्वनाम प्रयोग होगा उसको हम मध्यम पुरुष के दर्जे में रखेंगे। इसका तीसरा क्या है, तीसरा भाग जो है वो है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, देखिए एग्जाम में डायरेक्टली यही सब चीजें पूछी जाती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा पढ़ने से एक तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और एग्जाम में
वो चीज़ें पूछी भी नहीं जाएंगी, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं उसी को आप नोट करिए और समझते चलिए, ठीक है। तो अन्य पुरुष जैसे मैंने बताया कि एक बोलता है, दूसरा सुनता है और तीसरा वो जिसके बारे में बात की जा रही होती है, तो उसी को हम अन्य पुरुष के दर्जे में रखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें रख सकते हैं वह कौन, यानी कि तीसरा, यानी कि जिसको हम अन्य पुरुष के दर्जा में रखते हैं, वह, वे, ठीक है। ये सब जो है ये अन्य पुरुष के एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं इसको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा ये। सर्वनाम का अगला भेद क्या है उसको देखते हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद है, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का, ठीक है, किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक कहते हैं। किसी निश्चित वस्तु का, ठीक है, किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यह सर्प है, ये एग्जाम्पल है, यह सर्प है, ठीक है। यहाँ पे यह प्रयोग हुआ है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है जिसमें ये फिक्स्ड है, इसके ये निश्चित रूप से ये बोला जा रहा है कि यह जो है वो सर्प है, उसमें कोई भी डाउट नहीं, ठीक है। ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम अनिश्चयवाचक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वह अच्छी पुस्तक है, ठीक है। ये निश्चितता को दर्शाता है कि वह जो है वह पुस्तक जो है अच्छी पुस्तक है, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग तीसरा जो है, तीसरा भेद जो है इसको हम पढ़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अनिश्चय सर्वनाम। अनिश्चित सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी भी वस्तु के निश्चित होने का बोध न हो, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के निश्चित होने का बोध न हो उसे हम अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, दाल में कुछ है, दाल में कुछ है, यहाँ पे कुछ का प्रयोग हुआ है। ये कुछ जो है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, जो जहाँ पे ये क्लियर नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि दाल में क्या है, लेकिन कुछ है, ठीक है। तो आप इससे और आसानी से समझ रहे होंगे कि यह जो है यहाँ पे क्लियर किया गया है कि निश्चित रूप से ये बताया जा रहा है कि यह सर्प है, वह अच्छी पुस्तक है। लेकिन अनिश्चितवाचक में क्या है, इसमें है कि दाल में कुछ है क्लियर नहीं है, वो निश्चित नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं निकाला जा सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, ये एग्जाम्पल है, किसी को बुलाओ। यहाँ पे बुलाने की बात हो रही है, लेकिन किसके बुलाने की बात हो रही है ये चीज क्लियर नहीं, ठीक है। इसका निश्चित करना बहुत ही कठिन है कि किसको बुलाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, किसी को, ठीक है, किसी को बुलाओ, इसमें कोई भी चीज निश्चित नहीं है, ये इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगला देखते हैं चौथा विभाजन क्या है ये सर्वनाम का। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हिंदी जो है ये शुरू से लेकर के अंत तक पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, जो कि ज़्यादातर जो यूपीएसआई, यूपी टेट के लिए या यूपी पीईटी का जो एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने हैं उसमें तो ये रामबाण सिद्ध होने वाला है, और यूपीएसआई के लिए, ठीक है। तो जो लोग भी इससे रिलेटेड हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक एक वीडियो को ध्यान से देखें, उसका नोट्स बनाएं, ठीक है। हम बात करेंगे
जो चौथा इसका भाग है उसके बारे में क्या है वो चौथा जो है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, जिस दो वस्तुओं या व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध किसी शब्द के द्वारा बयां होता है उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, या जिस सर्वनाम के द्वारा किन्हीं दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच कोई संबंध दर्शाया जाता है उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। आप देख पा रहे होंगे वह लड़का, ठीक है, किसी लड़के की बात की जा रही है जो कल आया था। ठीक है, यानी कि जो है ये इस लड़के का संबंध दर्शा रहा है जो कल आया था और पढ़ने में तेज है, यानी कि दो बातों के बीच में इसका संबंध है, कल आया भी था और पढ़ने में तेज भी है। ठीक है, दो बातों को एक साथ मिलाकर जो सर्वनाम यूज होता है उसी को हम ये संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है वह लड़का, ठीक है, वह लड़का जो कल आया था। ठीक है, एक बात हो गई कि वह आया था और दूसरी बात यह है कि वह पढ़ने में तेज है। तो इन दोनों बातों का संबंध जो स्थापित कर रहा है वो कौन शब्द है, वो है जो। ठीक है, इससे जो है इन दोनों वाक्यों का संबंध स्थापित हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जो बोओगे वो काटोगे, वो काटोगे। ठीक है, जो बोओगे, ठीक है, आपने सुना होगा एज यू सो सो यू रीप। ठीक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या जो बोओगे वही काटोगे। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं बोया गया है और उसको काटा गया है। ठीक है, तो ये जो शब्द है जो, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसको। अगला है जो चाहो करो, जो चाहो करो, चाहना और करना, इन दोनों शब्दों के बीच का जो संबंध है वो किसके द्वारा बन रहा है, इस शब्द के द्वारा बन रहा है, इसलिए ये एक संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अगला देखते हैं, इसका पांचवा भाग जो है बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगला है पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसा एग्जांपल लेते हैं, यहां कौन आया था। आप देख सकते हैं ये जो सर्वनाम है इसके प्रयोग के कारण यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यहाँ कौन आया था, इसलिए ये कौन जो होगा क्या होगा, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, आप देख सकते हैं कहाँ शब्द प्रयोग हुआ है इसमें एक सर्वनाम के रूप में जो कि एक प्रश्न उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो कहाँ जो शब्द है सर्वनाम है ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला है वह क्या चाहता है। वह क्या चाहता है, ठीक है, ये भी एक सर्वनाम है और एक प्रश्न की
अनुभूति करवाता है, इसलिए ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अगला लास्ट देखते हैं, छठवां और अंतिम क्या है। छठवां है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। उम्मीद करते हैं ये चीजें जो है आपको समझ में आ रही होंगी। जो ना समझ में आए प्लीज आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, पूरा बताने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में बात करें अगर, तो जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो, ठीक है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, आप जैसा समझें करें, ठीक है। आप यानी कि कर्ता की बात हो रही है यहाँ पे, आप जैसा समझे करें, इसलिए ये एक निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, यह आप का ही है, यह आपका ही है, ये भी एक कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए ये भी एक निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, और जो भी फीडबैक हो प्लीज कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।